मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? पिछली क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे वान डेर वाल समीकरण के बारे में और हमने चर्चा की थी किसकी, ए और बी की इकाइयों की, है ना। और आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने जो वान डेर वाल समीकरण था वो किससे व्युत्पन्न किया? हमने आदर्श गैस समीकरण से ही व्युत्पन्न किया। एक हमने दाब संशोधन किया था, एक आयतन संशोधन किया था। ठीक है, आयतन संशोधन किसमें कि हम जो गैसों के अणुओं के आयतन था, गैसों का अणुओं का जो आयतन था उससे हम नगण्य मान के चल रहे थे। इस बार नगण्य मान के नहीं चलते हैं। और दूसरा था कि जब अणुगति सिद्धांत के अनुसार हम मानते थे कि अणुओं के मध्य आकर्षण नहीं है, आकर्षण नहीं है, जबकि वास्तव में होता है। तो उससे हमने क्या निकाला? उससे हमने दाब में संशोधन किया। क्लियर? और जो दाब है वो गैसों के घनत्व के समानुपाती होता है और मैंने लिखा था P इज प्रोपोर्शनल टू रो स्क्वायर, यही लिखा था। रो क्या है? ये गैस का घनत्व है। यह निर्भर करता है किस पर? कंटेनर में जिस पात्र में गैस उपस्थित है उसके कितने मोल। अब कितने मैंने कहा 1 मोल उपस्थित है, ठीक है। 1 मोल का भार कुछ होगा, तो मैं कब 2 मोल है तो 2 मोल का भार दोगुना होगा। यानी जब यानी अणुओं की संख्या बढ़ती है तो घनत्व बढ़ता है। यदि मैं आयतन बढ़ा दूं तो घनत्व कम हो जाएगा, यदि आयतन कम कर दूं तो घनत्व क्या हो जाएगा? ये आयतन बढ़ा दूं तो घनत्व कम हो जाएगा और ये घटा दूं तो ये घनत्व कम हो जाएगा। क्लियर? और उसके बाद मैंने कहा था P इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर v स्क्वायर। ये P डैश था, क्या था? P डैश, जिसे हमने क्या था? संशोधन कारक। क्या कहा था? संशोधन कारक। ठीक है, तो P डैश इक्वल टू क्या था? A क्या है? समानुपाती स्थिरांक, जिसे क्या कहते हैं? वान डेर वाल स्थिरांक, a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। और लास्ट में हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो क्या था? P प्लस a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, v माइनस n b। b क्या है? 1 मोल गैस के अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, जिसे अपवर्जित आयतन भी कहते हैं। अपवर्जित एक्सक्लूडेड, अपवर्जित मतलब छोड़ा गया आयतन, जिसे हम नगण्य मान रहे थे ना, अणुगति सिद्धांत के अनुसार जिसे नगण्य मान रहे थे वो ये है, अपवर्जित यानी छोड़ा गया। ठीक है, तो V इक्वल टू nRT। ये तो हमेशा ऐसे ही ऐसा था। ये क्या थी? वान डेर वाल समीकरण थी। अब हेडिंग डालना, कर रहा हूं संपीड्यता गुणांक, संपीड्यता या ऐसा लिखो गुणांक, या इसे संपीड़न गुणांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड़न गुणांक। इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या कोएफिशिएंट, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या कंप्रेसिबिलिटी कोएफिशिएंट या कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मतलब क्या? देखो ध्यान से देखना, ये वर्ड है संपीड़नता, यानी कंप्रेस होने की एबिलिटी, यानी गैसों की संकुचित होने की, संपीड़न की, यानी उन पर जब दाब लगाया जाता है तो हमें पता है गैस के अणुओं के मध्य क्या होता है? खाली जगह होती है, तो वो जगह भरने लग जाती है, यानी कि पूरी तरह खत्म हो जाए। जैसे हम उस पर दाब लगाते हैं तो दाब की वजह से अणु आसपास आने लगते हैं और वो जो खाली आयतन था, जो खाली जगह थी, वो कम होने लग जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? कम होने लग जाती है। तो संपीड्यता गुणांक क्या कहता है? संपीड्यता गुणांक होता है PV अपॉन RT। PV अपॉन nRT भी लिख सकते हैं जब क्या हो? 1 मोल हो।
ये क्या होता है, Z के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, Z के इक्वल होता है। यानी PV और RT का अनुपात क्या है, संपीड्यता गुणांक है। यदि मैं कहूं Z इज लेस देन 1, तो Z 1 से कम होने की स्थिति में, और 1 कब होगा, 1 या पहले 1 की स्थिति लिखता हूं, Z इक्वल टू 1 कब होगा, आदर्श गैस के लिए। किसके लिए होगा, आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए। और जैसे ही मैं कहता हूं Z डज नॉट इक्वल टू 1, यानी Z 8 के इक्वल नहीं है, तब क्या होगा, दो स्थितियां हो सकती है, Z या तो लेस देन 1 हो या फिर Z ग्रेटर देन 1 हो। Z लेस देन 1 होने का मतलब ये है कि ये जो PV अपॉन RT का अनुपात है वो क्या है, यानी PV कम है और RT ज्यादा है, PV कम है और RT ज्यादा है। जब बराबर होंगे तभी तो एक आएगा, जब बराबर होंगे तभी तो एक आएगा, जब अलग अलग हैं तभी तो एक से कम आ रहा है या एक से ज्यादा आ रहा है। तो मैंने कहा यदि PV कम है और RT ज्यादा, तो यानी जितना प्रेशर होना चाहिए था उससे कम है। मैं क्या कह रहा हूं, जितना गैसों का दाब था उतना, जितना होना चाहिए था उससे क्या है, कम है। तो ऐसा कब होता था, जब दाब कम कब होगा, जब आकर्षण, अणुओं के मध्य आकर्षण होता था। दाब में संशोधन पढ़ा था, दाब में संशोधन क्या थे, अणुओं के मध्य आकर्षण होता है, आकर्षण की वजह से जितना दाब लगना चाहिए था उससे कम होता है। ये तो मैं कर रहा हूं, दाब कम होगा, तो यानी Z लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि अणुओं के मध्य, कौन से अणु, गैस अणुओं के मध्य आकर्षण बल, आकर्षण बल। यदि Z ग्रेटर देन हो यानी दाब बढ़ेगा, आयतन भी बढ़ेगा। जब दाब बढ़ेगा तो देखो यहां ऐसा रिलेशन नहीं है, लेकिन ध्यान रहे P और V क्या होता है, किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। हमने देखा था ना, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, और देख क्या क्या था, PV इक्वल टू K, ये क्या होता था, कांस्टेंट यानी स्थिरांक होता था। ये तो स्थिर है। तो Z ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण बल हो, प्रतिकर्षण बल हो। क्लियर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हेडिंग डालना और इसमें डायरेक्ट लिखना PV अपॉन RT के व्यंजक को मैं डिस्कस करवा सकता हूं कि भाई कैसे देखते हैं, कि भाई कैसे लिखा, ये सब कुछ डिस्कशन, लेकिन इतना मैटर नहीं करता। हमें बस इतनी सी बात समझ में आए जो अब देखी हमने, बस दैट्स इट। इतना काम का है यूनिवर्सिटी पर्पस के हिसाब से भी, और ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्टिल है ना, छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं। PV अपॉन RT के व्यंजक को, PV अपॉन RT के व्यंजक को संपीड्यता गुणांक कहा जाता है, संपीड्यता गुणांक कहा जाता है। और नीचे लिख लेना PV अपॉन RT इक्वल टू Z, PV अपॉन RT इक्वल टू Z, Z इक्वल टू 1 होने पर ये किसके लिए होता है, आदर्श गैस के लिए। Z इक्वल टू 1 आदर्श गैस के लिए, ठीक है, आदर्श गैस के लिए। और Z लेस देन 1 है, अणुओं के मध्य, जब कौन सा अणु, गैस अणुओं के मध्य आकर्षण बल, आकर्षण बल हो या आकर्षण हो, ठीक है। और Z ग्रेटर देन 1 हो यानी अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब दाब बढ़ाया जाता है तो उनके मध्य दाब बढ़ेगा, तो अणुओं के मध्य का जो जगह है वो कम होगी, यानी अणु पास पास आएंगे, पास पास आने की वजह से उनमें आकर्षण बल लगने लग जाता है। यानी सामान्य, यानी निम्न दाब पर, तो जब दाब निम्न होता है
तो गैसें आदर्श व्यवहार दर्शाती है, देख चुके हैं। जब दाब बढ़ाते हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल की वजह से Z<1 आता है, और ये सामान्य होता है, ये बहुत कम केसेस में होता है कि प्रतिकर्षण सामान्यतः नहीं होता, लेकिन Z<1 अणु के मध्य आकर्षण बल, Z>1 अणु के मध्य आकर्षण बल। क्लियर? अब पढ़ते हैं क्रांतिक घटनाएं। लिख लिया होगा, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। और देखो जो अमेगेट वक्र है, यदि नाम सुना हो, जो अमेगेट वक्र थे उनका एक्सप्लेनेशन इसकी मदद से दिया जा सकता है। संपीड्यता गुणांकी के Z<1 होगा, अणु के मध्य आकर्षण बल होगा, Z> होगा, अणु के मध्य प्रतिकर्षण बल होगा। और अमेगेट वक्र क्या होते हैं, देखो वो इस तरीके से बनते हैं। ये जब PV वर्सेस P के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, और हम जानते हैं PV क्या है, एक कांस्टेंट है, अभी देखा था, पहले भी देख चुके हैं। PV इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, यानी स्थिरांक है। तो स्थिरांक और दाब के मध्य जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और ये किसके लिए है, आदर्श गैस के लिए। रिमेंबर किसके लिए है, आदर्श गैस के लिए ये सीधी रेखा प्राप्त होती है। लेकिन वास्तव में कुछ गैसों के लिए इस तरीके से प्राप्त होता है, इस तरीके से, यहाँ H2 होती है, और कुछ के लिए इस तरीके से, और कुछ के लिए इस तरीके से होती है। इस तरीके से ग्राफ, उसका एक्सप्लेनेशन भी संपीड्यता गुणांक की मदद से दिया जा सकता है, लेकिन नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो थोड़ा सा स्किप करेंगे। ऐसी कोई बड़ा इश्यू है नहीं, यदि स्किप कर दूंगा तो हमें सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम क्रैक करना है ना। क्लियर? तो आगे बढ़े। और जो विचलन है उच्च दाब पर निम्न दाब पर, है ना, स्थितियां होती हैं, उन्हें भी अमेगेट वक्र की हेल्प से या अमेगेट वक्र में देख सकते हैं कि यदि नीचे ग्राफ जा रहा है तो आकर्षण है, जो ऊपर रेखा है ऐसे जा रही है, नहीं ऐसे, यानी नीचे आ रही है तो आकर्षण है, ऊपर जा रही है तो प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है, तो ये बात थी। क्लियर? अब हेडिंग डालना, हेडिंग डालना क्या डालनी है, क्रांतिक घटनाएं, क्रांतिक घटनाएं, इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल, क्रिटिकल फिनोमिनन्स। क्रिटिकल फिनोमिनन्स क्या होते हैं, यानी कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जो मिलती हैं हमें जब किसी सामान्य दाब पर गैस को देखा जाता है, तो उसका आयतन है बहुत ज्यादा होता है। यदि मैं निम्न दाब की बात करूं तो आयतन बहुत ज्यादा होता है। तो निम्न दाब से जब उच्च दाब की ओर, यानी दाब को लगातार बढ़ाया जाता है, तो अगेन वही बातें कर रहा हूं मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में जो की थी। ठीक है, दाब बढ़ा रहा हूं, अणु के मध्य जो स्थान है, खाली स्थान है, वो कम होने लगता है। क्या होता है, खाली स्थान कम होने लगता है। तो और दाब बढ़ाया जा रहा है, तो अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने लग जाता है, और दाब बढ़ाने लगातार बढ़ाते जा रहे हैं दाब, तो एक स्थिति ऐसी आती है, तो गैस के अणु के मध्य आकर्षण हो रहा है, और गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण की वजह से, और ध्यान रखना साथ के साथ हम ताप को निम्न करते जा रहे हैं। ध्यान रखना, दाब को क्या कहा जा रहा है, दाब को बढ़ाया जा रहा है, और ताप को कम किया जा रहा है। तो इस स्थिति में अणुओं के मध्य आकर्षण बल बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जब ताप कम करेंगे, या तो में से क्यों तापीय ऊर्जा, या आसानी के लिए मैं कहता हूं गतिज ऊर्जा, दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन समझने के लिए समझो, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, दाब घटाने पर गतिज ऊर्जा घटती है, गतिज ऊर्जा घटती है। जैसे जैसे गतिज ऊर्जा घटती है, तो अणुओं के मध्य
क्या होता है, आकर्षण बल लगने लगता है। जब दाब लगातार और बढ़ा रहे हैं तो एक स्थिति पर वह गैस लिक्विड में या मैं कहूं द्रव में परिवर्तित हो जाती है, उसका क्या हो जाता है, द्रवीकरण हो जाता है। इंग्लिश कहते हैं लिक्विफिकेशन। क्या कहते हैं, लिक्विफिकेशन हो जाता है। अब देखा गया किसने, एंड्रयूज ने, एक वैज्ञानिक है एंड्रयूज, उसने देखा कि जब दाब को बढ़ाया जाता है तो ताप की एक स्थिति पर दाब को बढ़ाया जाए तो उसका द्रवीकरण हो जाता है। यदि उस ताप से ऊपर मैं क्या कहते, ध्यान से सुना, यदि उस ताप से ऊपर ताप रखा जाए, अब दाब को कितना ही बढ़ाया जाए तो गैस का द्रवीकरण नहीं होता है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा उच्चतम ताप जिसके ऊपर, उच्चतम ताप के ऊपर जिसके ऊपर गैस का दाब कितना ही बढ़ाया जाए गैस का द्रवीकरण नहीं होता तो उस ताप को क्या कहते हैं, उस उच्चतम ताप को क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप। ध्यान से सुनना, दोबारा बोलूंगा, घबराना मत, ठीक है। मैंने कहा ये एक कंटेनर है यानी बॉक्स है, ठीक है, एक पात्र है जिसमें ऊपर दाब लगाने के लिए एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। यहां गैसेस भरी हुई हैं, यहां गैसेस क्या हुई, भरी हुई हैं, यहां गैसें भरी हुई हैं, तो इस पर दाब बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, दाब बढ़ाया तो मैंने कहा वही कंटेनर है, दाब बढ़ाने पर स्थिति ये हो गई, ठीक है, दाब बढ़ाने पर स्थिति ये हो गई, दाब बढ़ाते बढ़ाते आयतन ये हो गया गैस का, क्या हो गया, तो अब भी ये गैस में ही है। तो यदि दाब को और बढ़ाया जाए और देखो निश्चित ताप पर यानी दाब को बढ़ाया जा रहा है तो ताप भी कम हो रहा है, ताप को भी कम करना पड़ेगा क्योंकि द्रवीकरण कर रहे हैं भाई, ताप भी कम होना चाहिए। देखो एक बात बताओ, जब आप पानी को जमाओगे है ना, पानी से बर्फ बनाओगे तो आप जानते हैं, हम ये जानते हैं कि सिर्फ हम क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं और उससे क्या है, सिर्फ ताप घट जाता है। यदि हम दाब को भी बढ़ाएंगे तो आयतन कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, जानते हैं दाब बढ़ाने पर आयतन कम होगा यानी गैस का द्रवीकरण आसान होगा। यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो आप 10 डिग्री सेल्सियस पर 20 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी को जमा सकते हैं जब ताप बढ़ाया जाएगा, दाब बढ़ाया जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूं, जब दाब बढ़ रहा है तो किसी निश्चित ताप पर दाब बढ़ाया जाए, निश्चित ताप पर दाब बढ़ाया जाए तो उसका द्रवीकरण हो जाता है। यदि इस निश्चित ताप से थोड़ा सा भी ऊपर दोनों कारक हैं गैसों के द्रवीकरण के लिए, एक तो ताप, एक है दाब। ताप को कम करना है, दाब को बढ़ाना है, दाब को बढ़ाना है और ताप को कम करना है, ठीक है। मैं कह रहा हूं निश्चित ताप पर, मैंने कहा पहले गैसों का द्रवीकरण करा 50 डिग्री सेल्सियस पर, देखिएगा गैसों का द्रवीकरण होता है कि नहीं होता, चलो ठीक है, हो गया, मान लो मैंने कहा गैसों का द्रवीकरण हो गया। फिर दूसरी स्थिति देख गई, उसमें कहा कि 60 डिग्री सेल्सियस है, अब दाब बढ़ा रहा हूं, वहां देखा गया भाई द्रवीकरण हो गया। मैंने कहा 70 डिग्री सेल्सियस लिया, 70 डिग्री सेल्सियस लिया, अब दाब बढ़ाते जा रहे और बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन दाब कितना ही बढ़ा दो लेकिन देखा 70 डिग्री सेल्सियस पर द्रवीकरण नहीं हुआ, तो वह ताप यदि मैं देखता हूं कि मैंने कहा 70 डिग्री सेल्सियस है, इस पर द्रवीकरण नहीं हो रहा, दाब कितना ही बढ़ा, मैंने कहा 69 डिग्री सेल्सियस दिया, अब
दाब को बढ़ाया तो 69 डिग्री सेल्सियस यानी 59 डिग्री सेल्सियस पर एक ऐसी स्थिति आई, इस पर द्रवीकरण हो गया, इस पर द्रवीकरण, गैस का द्रवीकरण हो गया, यानी गैस द्रव में परिवर्तित हो गई। अब इससे ज्यादा है तो है 70, यहां दाब बढ़ा रहे हैं तो द्रवीकरण हो रहा है, लेकिन इससे ज्यादा 1 डिग्री सेल्सियस का ही तो फर्क है, ठीक है। इससे ज्यादा ताप पर द्रवीकरण नहीं हो रहा, इससे ज्यादा ताप पर द्रवीकरण किससे 69 से, यानी 70 पर भी नहीं हो रहा, तो दाब कितना ही बढ़ा रहे हैं, दाब कितना ही बढ़ा रहे हैं, द्रवीकरण नहीं हो रहा। तो 69 क्या है, यही क्या है, क्रांतिक ताप है। आई थिंक अब बात क्लियर हो गई होगी। इसे TC से रिप्रेजेंट किया जाता है और इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। अब दूसरी बात, क्रिटिकल टेम्परेचर पर यानी क्रांतिक ताप पर लगाया गया न्यूनतम दाब, ध्यान से सुनना, क्रांतिक ताप तो क्लियर हो गया, ठीक है। क्रांतिक ताप पर लगाया गया न्यूनतम दाब, दाब तो हम कितना भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं न्यूनतम दाब जिस पर गैसों का द्रवीकरण हो जाए वह दाब क्या है, वही दाब क्रांतिक दाब है। क्या है, क्रांतिक दाब, क्लियर। क्रांतिक दाब तथा क्रांतिक ताप की स्थिति में, क्रांतिक ताप तथा क्रांतिक दाब की स्थिति में, ताप की स्थिति में 1 मोल गैस का आयतन, मैंने कहा 1 मोल गैस ही, उस पर क्रांतिक दाब देखा गया, क्रांतिक ताप देखा गया, तो 1 मोल गैस का जो आयतन है उस ताप और दाब की स्थिति पर कौन सी अवस्थाएं, क्रांतिक अवस्थाएं, जो आयतन होता है 1 मोल गैस का वो क्या होता है, क्रांतिक आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रांतिक आयतन, यानी क्रांतिक ताप और दाब की स्थिति में 1 मोल गैस का आयतन क्या है, क्रांतिक ताप है, सॉरी क्रांतिक आयतन है। बात क्लियर है। तो एंड्रयूज ने सबसे पहले किस गैस पर अध्ययन किया, CO2 पर किया। तो CO2 के लिए क्रांतिक ताप होता है 31 डिग्री, 31.1 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 31.1 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होता है, क्रांतिक ताप होता है। और इस क्रांतिक ताप पर जो दाब होता है वो होता है 73 क्या एटीएम, ठीक है, 73 एटीएम, ठीक है। तो 1 बाय 1 लिखते हैं, थोड़ा सा थ्योरी लिखवाऊंगा फिर डेफिनेशन 1 बाय 1 लिखेंगे, क्लियर। हेडिंग डाला क्रांतिक घटनाएं, ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिख देना क्रिटिकल फिनोमिनन्स, क्रिटिकल फिनोमिनन्स या क्रिटिकल फिनोमिना, क्लियर। बात करें थोड़ा सा लिखेंगे फिर डेफिनेशन की बात करेंगे। और एंड्रयूज ने अपना उपकरण भी काम लिया था अध्ययन के लिए, जिसमें नीचे की साइड स्क्रू होते हैं दाब को परिवर्तित करने के लिए। छोड़ो उपकरण के बारे में हमें ना तो पूछा जाएगा, सिर्फ डायरेक्ट बात करते हैं क्रांतिक घटनाओं के बारे में। थोड़ा सा लिखना फिर डेफिनेशन की बात करेंगे, क्रांतिक ताप की परिभाषा लिखेंगे। तो लिखना, जब हम किसी गैस का ताप कम करते हैं, जब हम किसी गैस का ताप कम करते हैं, ताप कम करते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है, तो अणुओं की ऊर्जा में कमी आ जाती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है। और दाब बढ़ाने से गैस के अणु गैस के अणु एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, और गैस का घनत्व अधिक हो जाता है, तथा गैस के अणुओं के पास आ जाने से गैस के अणुओं के
जाने से, गैस के अणुओं के पास आ जाने से उनके मध्य आकर्षण बल बढ़ जाता है, उनके मध्य आकर्षण बल बढ़ जाता है, आकर्षण बल बढ़ जाता है, आकर्षण बल बढ़ जाता है और गैसें द्रवित होने लगती हैं, और गैसें द्रवित होने लगती हैं, और गैसें द्रवित होने लगती हैं। इस प्रकार कम ताप व अधिक दाब, इस प्रकार कम ताप व अधिक दाब पर गैसों का द्रवण किया जा सकता है, गैसों का द्रवण किया जा सकता है, गैसों का द्रवण किया जा सकता है। ठीक है, लिखना, किसी गैस के लिए, नेक्स्ट लाइन में लिखना, किसी गैस के लिए, किसकी डेफिनेशन, क्रांतिक ताप की डेफिनेशन लिख रहे हैं, किसी गैस के लिए, और गैस क्या है, उस गैस के लिए क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन फिक्स होगा किसी एक गैस के लिए, वो दूसरी के लिए अलग होगा। ठीक है, तो किसी गैस के लिए वह अधिकतम ताप, किसी गैस के लिए वह अधिकतम ताप जिस पर, या ऐसे लिखो, वह अधिकतम ताप, किसी गैस के लिए वह अधिकतम ताप जिससे अधिक ताप होने पर, वह अधिकतम ताप जिससे अधिक ताप होने पर दाब चाहे कितना ही अधिक लगाया जाए, जिससे अधिक ताप पर दाब चाहे कितना ही अधिक लगाया जाए, गैसों का या गैस का अधिक लगाया जाए, गैस का द्रवीकरण ना हो, चाहे कितना ही अधिक लगाया जाए, दाब चाहे कितना ही अधिक लगाया जाए, गैस का द्रवण ना हो, क्रांतिक ताप कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। प्रत्येक गैस के लिए, नेक्स्ट लाइन लिखना, प्रत्येक गैस के लिए क्रांतिक ताप क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होता है, प्रत्येक गैस के लिए क्रांतिक ताप अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, क्रांतिक ताप पर गैस पर लगाया गया, गैस पर लगाया गया न्यूनतम दाब, क्रांतिक दाब कहलाता है, क्रांतिक दाब कहलाता है।
नेक्स्ट लाइन में अब मैं क्रांतिक आयतन की परिभाषा लिखवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखा, क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब की स्थिति में, क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब की परिस्थिति भी लिख सकते हैं। क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब की परिस्थिति में 1 मोल गैस का आयतन, क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब की परिस्थिति में 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। 1 मोल गैस का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है, क्रांतिक आयतन कहलाता है, क्रांतिक आयतन कहलाता है। उदाहरण CO2 के लिए क्रांतिक ताप TC क्या होता है 31.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, होता है 31.1 डिग्री सेल्सियस। CO2 के लिए क्रांतिक दाब PC इक्वल टू क्या होता है 73 atm, यानी इतना, यानी वायुमंडलीय दाब का 73 गुना लगाया जाता है। और क्रांतिक आयतन VC इक्वल टू 95.7 ml, 95.7 ml, ठीक है। एक लास्ट लाइन और लिखना, एक बात, ये तो है क्रांतिक घटनाएं, यानी इस परिस्थिति को क्या कहा जाता है, क्रांतिक घटना या क्रांतिक अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिटिकल फिनोमिना कहा जाता है, या क्रिटिकल स्टेट कहा जाता है, ठीक है। बात क्या है, जब द्रवण होता है, यानी क्रांतिक ताप पर, क्रांतिक दाब पर, ठीक है, जो परिस्थिति होती है, यानी इस ताप पर और इस दाब पर फिक्स, तो गैस कब द्रव में बदलने लग जाता है या कब द्रव गैस, उल्टी भी स्थिति हो सकती है। तो द्रव और वाष्प के मध्य की जो सीमा रेखा है, द्रव वाष्प के मध्य की सीमा रेखा है, सीमा रेखा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। सीमा रेखा समाप्त होने से मतलब क्या है, देखो, जब पानी है तो आपको पता है ये पानी है, द्रव है। जो पानी बर्फ बन जाता है तो आप कह सकते हो ये ठोस है। जो पानी वाष्प अवस्था में होता है तो आप कह सकते हैं कि अब पानी वाष्प में है, यानी यह है गैस है। लेकिन ये क्या कर रहा हूं, इसकी सीमा रेखा, यानी द्रव और गैस की सीमा रेखा ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इट मीन्स, इसका कहने का मतलब यह है कि आप पहचान नहीं सकते कि द्रव कहां है और गैस कहां है। क्लियर, मैं क्या कहना चाहता हूं, यानी इसमें ऐसा होता है, द्रव और वाष्प के मध्य
द्रव और वाष्प के मध्य यानी कि द्रव और गैस के मध्य क्या होता है, साम्य स्थापित हो जाता है। यानी द्रव और गैस के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। आप कह नहीं सकते द्रव कहाँ है और गैस कहाँ है। और इसी अवस्था को क्रांतिक घटना या क्रांतिक अवस्था कहते हैं। तो एक लाइन और लिखना लास्ट में, एक लाइन और क्रांतिक ताप व दाब पर, क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर, क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर, क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर, जब किसी गैस का द्रवण होता है, जब किसी गैस का द्रवण होता है तो क्रांतिक ताप व दाब पर जब किसी गैस का द्रवण होता है तो द्रव व गैस के मध्य की सीमा रेखा समाप्त हो जाती है। तो द्रव तथा गैस के मध्य की, द्रव तथा गैस के मध्य की सीमा रेखा समाप्त हो जाती है, सीमा रेखा समाप्त हो जाती है, सीमा रेखा समाप्त हो जाती है। और यह कहना कठिन हो जाता है, और यह कहना कठिन हो जाता है, और यह कहना कठिन हो जाता है, कठिन हो जाता है कि गैस अवस्था, यह कहना कठिन हो जाता है कि गैस अवस्था कहाँ समाप्त हो रही है। यह कहना कठिन हो जाता है कि गैस अवस्था कहाँ समाप्त हो रही है, गैस अवस्था कहाँ समाप्त हो रही है, तथा द्रव अवस्था कहाँ से प्रारंभ हो रही है, द्रव अवस्था कहाँ से प्रारंभ हो रही है। इस अवस्था को क्रांतिक अवस्था क्या कहते हैं, क्रांतिक अवस्था और इस घटना को क्रांतिक घटना कहते हैं। इस अवस्था को क्रांतिक अवस्था तथा इस घटना को क्रांतिक घटना कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कशन करेंगे वो होगा आइसोथर्मल समतापी वक्र या एंड्रयू समतापी वक्र, पीवी समतापी वक्र, और इसके साथ ही दूसरा टॉपिक कोशिश करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट यानी अवस्था की सातत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।